चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ पर, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। शिव मंगल सिंह सुमन जी की वरदान मांगूंगा नहीं कविता की इन आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भरी पंक्तियों के साथ मैं विष्णु नारायण आप सभी को नमस्कार करता हूं और अपने 8 लाख के YouTube परिवार के कंपटीशन गुरु के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपसे परिणाम बैच के माध्यम से मिल रहे हैं और मैं आपको हिंदी के लिए यहां आया हुआ हूं। तो बात करते हैं हम अपने हिंदी सब्जेक्ट की, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आते हैं पॉइंट पर। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो जो बोर्ड ने हमें सिलेबस निर्धारित किया है वो इस तरीके से है, जिसमें 6 पॉइंट बनाए गए हैं। 6 पॉइंट। पहला पॉइंट इन्होंने बनाया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा बनाया है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें इन्होंने शब्दकोश के भी चैप्टर दिए हैं और व्याकरण के भी चैप्टर दिए हैं। तीसरा इन्होंने बनाया है अपठित बोध। अपठित बोध मीन्स गद्यांश और पद्यांश से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको गद्यांश दे दिया जाएगा या पद्यांश दे दिया जाएगा और उसे पढ़कर आपको उसमें से आंसर बताना होता है। चौथा पॉइंट आपको इन्होंने बोला है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। पांचवा पुरस्कार और छठा विविध। 6 पॉइंट इन्होंने बनाए हैं। विविध में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, या कोई मुख्यालय कहाँ पे है, हिंदी से रिलेटेड कोई मुख्यालय कहाँ पे है, या किस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम विविध में पढ़ लेते हैं। या कोई करंट से रिलेटेड मुद्दा होता है, उससे कोई हिंदी से संबंधित क्वेश्चन बन रहा होता है, तो वो विविध में आ जाता है। तो इस टाइप से 6 पॉइंट इन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन मैं अपने हिसाब से बात करूं, जो मैं आपको हिंदी को पढ़ाऊंगा वो हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ाएंगे। क्या क्या? अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मैं आपको 3 पार्ट में बांट के पढ़ा रहा हूंगा। पहला व्याकरण, दूसरा शब्दकोश, तीसरा साहित्य। अगर मैं साहित्य में बात करूं कि हम साहित्य में क्या क्या पढ़ रहे होंगे, तो पहला पॉइंट हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये हम साहित्य में पढ़ रहे होंगे। और तीसरा पॉइंट अपठित बोध। अपठित बोध जिसमें गद्यांश पद्यांश आ रहे होंगे, वो हम इसमें पढ़ रहे होंगे। चौथा प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, ये पॉइंट भी हम साहित्य में पढ़ रहे होंगे। पांचवा हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये पॉइंट भी हम साहित्य में पढ़ रहे होंगे। और विविध, विविध भी हम साहित्य में पढ़ रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं शब्दकोश की बात करूं तो शब्दकोश में हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, जो दूसरा पॉइंट है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, उसी में से क्या क्या तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना और मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये चीजें हम शब्दकोश में पढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई। उसके बाद व्याकरण की बात करूं तो व्याकरण भी, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। कहां कहां? एक तो व्याकरण में और दूसरा शब्दकोश में। मैंने बताया कौन कौन से पॉइंट शब्दकोश में पढ़ रहे होंगे और कौन कौन से हम व्याकरण में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो एग्जाम से रिलेटेड है। अगर हम बात करें, हमारे 40 क्वेश्चन हिंदी में आने हैं। अगर मैं बात करूं साहित्य की, तो साहित्य 10 से 12 नंबर का साहित्य आता है। 10 से 12 मार्क्स का हमारा साहित्य होता है। अब बचे मार्क्स नहीं, सॉरी, क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन लगभग साहित्य के होते हैं। अब बचे 30 क्वेश्चन, जिसमें से अगर मैं बात करूं 15 से 16 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन हमारे शब्दकोश के होते हैं। अब बचे लगभग 15 क्वेश्चन, वो हमारे व्याकरण से होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें
25 नंबर का सिलेबस, 25 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो आपको खुद से बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। उस पे आप जितना पढ़ोगे आपकी उतनी ही पकड़ मजबूत होती चली जाएगी, क्योंकि शब्दकोश एक दिन में नहीं तैयार हो सकता, धीरे 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 ये तैयार होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप साहित्य को खुद से पढ़ लो, तो पढ़ने को तो खुद से पढ़ लोगे, लेकिन आप अपने दिमाग में खिचड़ी बना लोगे। कैसे? जैसे अगर तुम किसी बाहरी देश के किसी व्यक्ति से कहो कि हमारे टोटल प्रधानमंत्रियों के नाम बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे एक सीक्वेंस नहीं पता है, उसे एक क्रमबद्ध तरीका नहीं पता है कि कौन पहले आया। सबसे पहले जैसे जवाहरलाल नेहरू आए, गुलजारी नंदा आए, इस तरीके से फिर मान लो आते आते अटल बिहारी जी आए, मनमोहन जी आए, मोदी जी आए। तो ये एक सीक्वेंस में हम तो बता देंगे, लेकिन वो नहीं बता पाएगा। इसी तरीके से अगर मैं साहित्य में बात करूं कि प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी रचनाएं, तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो आप कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से सारे को घोल मेल करके पढ़ रहे होंगे और आप चीजों को अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। तो मैं अब आपकी कहाँ सहायता करूंगा इसे पढ़ाने में? आपको क्रमबद्ध तरीके से कौन से कवि पहले आए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन आए, ये सब क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे होंगे, तो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस होगा, आपके दिमाग में एक सीक्वेंस होगा जिससे आपको चीजें आसानी से दिमाग में भर जाएंगी और याद कर पाना आसान हो जाएगा। शब्दकोश हम धीरे धीरे साथ साथ चलते रहेंगे लेके डेली की क्लास में 10-15 कोई भी पॉइंट, कोई किसी भी शब्दकोश के पॉइंट के हम डिस्कस करते रहेंगे। बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण ही मेन पढ़ाया जाएगा, जो हम धीरे धीरे हर पॉइंट को पढ़ाते चलेंगे। हालांकि मैं व्याकरण को भी 4 भागों में बांट के पढ़ाऊंगा, वो बात करेंगे बाद में कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। उससे पहले अब समझो एक बात कि पहला पॉइंट है हमारा, जो पहला पॉइंट दिया है बोर्ड ने हमें कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अगर इसमें जुड़ा है अन्य भारतीय भाषाएं, तो अन्य भारतीय भाषाओं में सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? हमारे दिमाग में सबसे पहले चीजें आनी चाहिए कि जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, वो हमारे अन्य भारतीय भाषाओं में सबसे पहले वो दिमाग में हमारे में आनी चाहिए। पता होना चाहिए कि मूल संविधान में 14 थी, मूल संविधान में 14 थी, फिर 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि टोटल हमारी 22 भाषाएं बनी। उसके बाद और भी भाषाएं हैं जो अलग अलग स्टेट में बोली जाती हैं, उनका भी हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ये जो भाषाएं हैं टोटल 22, कौन सी किस राज्य में बोली जाती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट बना रखा है, उन्होंने पॉइंट हमारा बना रखा है अन्य भारतीय भाषाएं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी हिंदी की। तो खैर अब शुरू करते हैं थोड़ा सा। पहली मैं बात शुरू करता हूं आपको कि भाषाएं, भाषाएं क्या होता है। और देखो दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदी खुद हिंदी का शब्द नहीं है, फारसी से उठाया गया शब्द है। हिंदी खुद फारसी का शब्द है, ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। तो अगर हम बात करें भाषाएं, भाषाएं क्या होती है या भाषा क्या होती है? समझिए, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे वहां पे सुन पा रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, आप वहां पे पढ़ पा रहे हैं, तो ये भाषा का एक रूप है। यानी कि अगर मैं बात कहूं कि अपने विचारों को मैं आप तक कैसे व्यक्त कर पा रहा हूं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुझे किसी माध्यम की आवश्यकता है, मुझे किसी माध्यम की आवश्यकता है, वही क्या कहलाता है? भाषा। अगर भाषा की परिभाषा की बात करें हम, तो क्या कहेंगे हम कि अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है,
जिस माध्यम की आवश्यकता होती है भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। अब हम जानते हैं विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग 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 तरीके होते हैं। मान लो मैं आपसे जिस तरीके में बात कर रहा हूं, चाइनीज लोग उस तरीके से बात नहीं करते होंगे, है ना। ब्रिटिश लोग, अंग्रेजी लोग उस तरीके से बात नहीं करते होंगे। अगर मैं जानवरों की बात करूं तो एक कौवा, मान लो एक कौवा आया उड़ता हुआ और वो मर जाए तो चे चे होने लगेगी, उनकी एक अपनी भाषा होगी और सारे कौवा एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। कोई बंदर है, वो बिजली का तार पकड़ के मर गया तो उनकी एक अपनी भाषा होती है, सारे आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाषा क्या है? यानी कि अपनी अपनी भावनाओं को अलग अलग व्यक्त करना, अपनी अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से व्यक्त करना, सब भाषा होती है। लेकिन क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे हर पल हर डिग पे अपनी भावनाएं व्यक्त करना होती हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ी? उसके लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ी। समझ आया? उसके लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ी। अगर मैं कहूं भाषा कितने तरीके की हो सकती है, देखो अपनी बात को व्यक्त करने के लिए मुझे एक तो ये है कि मैं आपसे बोलूं, बोल के व्यक्त कर सकता हूं। दूसरा ये है कि लिख के अपनी बात को मैं आपके सामने व्यक्त कर सकता हूं, अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त कर सकता हूं। तीसरा तरीका एक और है, क्या? मान लो आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने कहा ऐसे, यानी कि खड़े हो जाओ, तो ये क्या है? मैं आपको संकेत दे रहा हूं। तो एक तीसरा क्या होता है? सांकेतिक भाषा। अगर हम भाषा को बांटे तो हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। क्या क्या? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। जैसे मान लो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, उसका ड्राइवर आ रहा है, तेजी से आ रहा है और उसे कुछ सुनाई नहीं देगा, तो आप क्या है, ना तो उसे बोल के ना कुछ लिख के दिखा सकते, तो उसके लिए क्या है? सिग्नल बने हुए हैं। वो रेड सिग्नल, आप वो क्या बता रहा होगा उसे कि आपको रुकना है, तो वो क्या है? सांकेतिक भाषा है। तो भाषा को हम तीन पार्ट में, तीन भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तीसरा सांकेतिक भाषा। ठीक है, तीन तरीके से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अब बोलने के लिए, बोलने के लिए मुझे ध्वनि की जरूरत होती है और लिखने के लिए किसी चीज की जरूरत है। सांकेतिक तो हम व्यक्त कर ही सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित के लिए मुझे किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक है, मुझे किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। मौखिक जो मैं बोल रहा हूं, जो ध्वनि आ रही है, और जो मैं लिख रहा हूं, जो उस ध्वनि को मैं कैसे लिख पाऊं, ये चीजें समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? लिपि की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी हमें? लिपि की। तो लिपि क्या होती है? ध्वनि के जो साउंड है, जो हमारी ध्वनि है, उसको क्या रूप दिया जाए, क्या चिन्ह दिया जाए, उसको क्या चिन्ह दिया जाए, वही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। वही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्योंकि मैंने बताया विश्व में बहुत सारी भाषाएं, सबको अपने जो बोलने का है, जो भाषा है व्यक्त करने के, जो अपने भाव है व्यक्त करने का, सबका एक अलग तरीका होगा लिखने का और बोलने का, है ना। तो उसी के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? लिपि। जैसे मैं बात करूं अपनी हिंदी की, जैसे मैं बात करूं अपनी हिंदी की, मैंने बोला क, मैंने बोला क, तो ये जो साउंड है इसको आप किस तरीके से लिखोगे? तो इसके लिए एक चिन्ह बना दिया कि भाई आप इसको इस तरीके से लिखोगे। जो मैंने का आवाज दी, आप इसे इस तरीके से लिखोगे। वहीं मैं अगर अंग्रेजी में बात करूं, वहीं मैं अंग्रेजी में बात करूं तो का, तो उसके लिए उन्होंने बता दिया होगा कि भाई आपको एक ऐसा चिन्ह देंगे। तो जो चिन्ह दे रहे हैं हम, वही क्या है? लिपि। वही क्या है? लिपि। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। ऐसे ही पंजाबी भाषा होती है, पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी।
अगर मैं पंजाबी भाषा की बात करूं तो ऐसे ही बहुत सारी जो भाषाएं हैं उन सब की अपनी एक लिपि होती है। लिपि मतलब कि हम उस ध्वनि को किस तरीके से चिन्ह के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, वो क्या होगी, लिपि। तो हिंदी की भाषा, सॉरी, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। क्योंकि हिंदी का जन्म कहीं ना कहीं संस्कृत से हुआ है, इसलिए संस्कृत की भी लिपि क्या है, देवनागरी। इसलिए संस्कृत की भी लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर रहे होंगे। अब मैं बात करूंगा आपसे कि हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ। हिंदी का विकास कैसे हुआ, सॉरी, गुरुमुखी। संस्कृत की क्या है, देवनागरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने समझा भाषाएं क्या होती है। तो जिसमें पहला पॉइंट था हमारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो भाषा हमने समझा क्या होता है। अब भाषा के बहुत सारे रूप हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी चलती है, इसलिए हम विशेष क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। या नॉर्थ के कई सारे स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब में क्या है, हिंदी भाषा प्रयोग की जाती है। इसलिए अब हम मेन बात हिंदी पे करेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। अच्छा, एक चीज होती है, अगर आपके दिमाग में आता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो किसी को लगेगा कि यहाँ तो खड़ी बोली भी बोली जाती है, यहाँ तो ब्रज भाषा भी बोली जाती है, यहाँ तो भोजपुरी भी बोली जाती है। तो देखो, बोली और भाषा दोनों बातों में अंतर होता है। वो बोली है और ये भाषा है। होता क्या है, जब भाषा विकसित होती है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसका हर क्षेत्र के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाता है। कहते हैं कि कोस कोस पर बदले कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, कोस चार कोस पर वाणी, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यानी कि हर चार कोस पर वाणी बदल जाती है। तो भाषा का धीरे धीरे परिवर्तन ही बोली कहलाता है। मान लो अगर हम पश्चिमी प्रदेश की बात करें, मेरठ साइड, मुजफ्फरनगर साइड, तो वहां खड़ी बोली बोली जाती है। वहीं हम मथुरा साइड, आगरा साइड आ जाएं तो वहां क्या, वहां ब्रज भाषा बोली जाती है। अवध की तरफ चले जाएं तो वहां अवधी भाषा, और भोजपुरी की तरफ चले जाएं तो वहां भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो बोली और भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, बाकी विस्तार से हम अगली क्लास में बात करेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, कहां कहां हम आगे बढ़ेंगे, कौन कौन सी भाषाएं हमें पढ़नी होंगी। अगर मैं 22 अपनी संविधान की 22 भाषाओं पे बात कर लें एक बार, तो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं हमारी, ये सुनो। संविधान की 8वीं अनुसूची में ये हमारी फिलहाल में 22 भाषाएं, जबकि संविधान में, मूल संविधान में जो सबसे पहले जोड़ी गई थी वो 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई, कब, 21वें संविधान संशोधन में, 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। उसके बाद फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन में। उसके बाद फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन में। ठीक है भाई, कौन कौन से शब्द में, सॉरी, कौन कौन से सन में जोड़ी गई, ये 1967 में जोड़ी गई, ये 1971 में 3 भाषाएं जो जोड़ी गई, और ये 4 भाषाएं जो जोड़ी गई वो 2003 में जोड़ी गई। अगर मैं बात करूं ये एक कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो सबसे पहले जो संविधान 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई वो जोड़ी गई सिंधी, वो जोड़ी गई सिंधी, ये वाली। ठीक है, 3 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन में, तो हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं हमारे 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। अगर मैं 4 भाषाएं जो 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई वो कौन कौन सी जोड़ी गई, तो उसके लिए हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं, बोर्ड मास।
बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हमारी 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। तो पहला पॉइंट हमारा जो है, जो बोर्ड ने दिया है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी चीजें हम और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इतना नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए, चलते रहिए, बाकी शब्दकोश के भी हम धीरे धीरे 10-15 क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।